महाराष्ट्र और बिहार ये बिखर रहा है, ये क्यों बिखर रहा है? एनडीए के हाथों से जा रहा है, क्यों अमित शाह वहां पर भाग कर जा रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र में कई तरीके की दिक्कतें सामने आ रही। दिक्कत क्या है कि एक छोटी सी बात समझिए कि आपके घर में 2 कमरे हैं और अगर आप 20 लोगों को बुला लेंगी तो उनके रहने ठहरने की व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगी। फिर वहां पर जिसको आप कहते हैं ना कचौंधर मचती है, वो मचेगी। अब यही बिहार में हो रहा है। बिहार में क्या है कि 2000, अगर आप देखिए 1999 से लगाकर देखिए, 1999 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी 1999 में 26 सीटों पर लड़ी, 14 में 26 सीटों पर लड़ी, फिर वो आकर 25 सीटों पर लड़ी, फिर 24 सीटों पर, फिर 25 सीटों पर। तो फिर अब वो 30 सीटें कैसे मांग रही है? अब बीजेपी कह रही है कि हमको 30 सीटें चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने शिवसेना को तोड़ दिया, क्योंकि आपने एनसीपी को तोड़ दिया, इस वजह से आपको चाहिए। अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी एपी का, वो 10 सीटें मांग रहा है प्रज्ञा जी, सीधे सीधे। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि हम 8 सीटें देंगे। शिंदे गुट इनसे 18 सीटें मांग रहा है, उससे ये कह रहा है कि हम आपको 10 सीटें देंगे, यानी 10 और 8 18 होता है। और बीजेपी 2 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में वहां दिख रही है कि हम 28 पर लड़ लेंगे, 2 रामदास अठावले को देंगे। हालांकि इसकी भी अभी कोई पुष्टि नहीं, बीजेपी 30 सीटों पर अड़ी है। अब वहां पर अभी समझिए महाराष्ट्र में असल में लड़ाई क्या है। महाराष्ट्र में लड़ाई अगर आपको मैं 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊं तो वहां पर कुछ सीटें ऐसी, जैसे एक सीट है अमरावती, अमरावती की सांसद है नवनीत कौर राणा, निर्दलीय सांसद है। अब वो जो है पीछे के दरवाजे से बीजेपी में आने के चक्कर में है, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी लहर के नाम पर 24 में हम चुनाव जीत लेंगे और अमरावती से सांसद बन जाएंगे। लेकिन अब यहां दिक्कत क्या है, यहां पर पूर्व सांसद एक है आनंद राव, वो दावा कर रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। ठीक है, इस तरीके से पालघर की सीट है। पालघर की सीट में क्या दिक्कत है कि पालघर की सीट प्रज्ञा जी 2019 का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के रविंद्र गावित यहां चुनाव जीते, तो जाहिर सी बात है उनका दावा बनता है। लेकिन अब वहां पर शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो भी दावा करने लगा। और दूसरा, ये तो वो है जो सहयोगी हैं बीजेपी को, उनको भी खुश करना है जिनको वो तोड़ कर लाई है। अशोक चव्हाण को कांग्रेस से तोड़कर लाई है, मिलिंद देवड़ा को तोड़कर उसने एंट्री करा दी है, इधर बाबा सिद्दीकी को तोड़ लिया है। दूसरा खबर यह भी है कि संजय निरुपम जो है वो भी शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में बताया जा रहा है, और मुंबई की जो उनकी पश्चिम की सीट, उत्तर पश्चिम की सीट है, वहां पर वो भी दावेदारी कर रहे हैं। यानी आप इतने लोगों, एक डेटा ये बताता है, और देश में एक बिल्कुल प्रमाणित डेटा है कि पिछले 10 सालों में 9 पूर्व सीएम ऐसे हैं जो अलग अलग दलों को छोड़कर, ज्यादातर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो जब आप बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में ले आएंगे तो आपको यह भी तो देखना पड़ेगा आप उनको देंगे क्या। अशोक चव्हाण को क्यों लाना पड़ा? वो अशोक चव्हाण जिनका नाम ले रहे थे सदन में अमित शाह आदर्श स्कैम सोसाइटी घोटाले के लिए, उनको क्यों लाना पड़ा? क्योंकि महाराष्ट्र में मनोज जरांगे पाटिल ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया मराठा आरक्षण को लेकर, और मराठवाड़ा क्षेत्र से अशोक चव्हाण बड़े नेता हैं, इसलिए अशोक चव्हाण को लाना पड़ा, मिलिंद देवड़ा को लाना पड़ा। बीजेपी की हालत असल में यूपी बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र और बंगाल में भी टाइट है। अब बीजेपी को क्या लगता है कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पिछली बार ये 23 सीटें वहां पर जीते, लेकिन तब इनके साथ ज्यादा सहयोगी नहीं थे ना, तब इनके साथ वहां पर ये लड़ रहे थे, इनके साथ उद्धव ठाकरे की पूरी कंप्लीट शिवसेना लड़ रही थी, रामदास अठावले लड़ रहे थे, सीट शेयरिंग बेहद आसान थी। अब आप अजीत पवार को ले आए, उनकी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, आपने शिंदे गुट को तोड़ दिया, उनकी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। और ऐसा नहीं प्रज्ञा जी सिर्फ 2-3 सीटों की बात है, तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं जहां पेच फंसा हुआ है, और 4 से 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां तीनों दलों का दावा है। मतलब शिवसेना के शिंदे गुट का भी दावा है, एनसीपी के अजीत पवार गुट का भी दावा है, और बीजेपी का भी दावा है। चाहे उसमें आप जिस सीट की बात कर लीजिए, हिंगोली की बात कर लीजिए, नासिक की बात कर लीजिए, छत्रपति संभाजी नगर की बात, कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर दावेदारी नहीं है। तो पेच यहां पर फंसा हुआ है। दूसरा, ये बात तो महाराष्ट्र की है, मैं आपको आखिर में 2 लाइन में बिहार बता देता हूं। बिहार में चल क्या रहा है, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, बीजेपी कह रही हम 17 पे लड़ेंगे, 16 पे वो लड़ेंगे। अब चिराग वो सब जितनी सीटें मांग रहे हैं उस हिसाब से या तो आप परिसीमन करा लीजिए आज की तारीख में, मोदी जी सीटें बढ़वा लीजिए, तभी बंटवारा हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब है क्या दिक्कत कि चिराग पासवान के पास है 6% वोट, प्रज्ञा जी 6% वोट है चिराग पासवान के पास, और बिहार की राजनीति में 17% मुसलमान वोटर है, 16% के करीब यादव वोटर है। अगर इस टोटल आंकड़े को आप जोड़ेंगे तो ये होता है 39%। और अगर चिराग पासवान टूटकर आरजेडी में चले जाते हैं, मैं फिर आपसे, कल भी मैंने एक बात आपसे, यही मैं जानना भी चाहती हूँ चंद्रकांत जी, अगर जाते हैं आरजेडी में तो क्या फायदा होगा आरजेडी को, और कितना फायदा होगा? जैसे कल हमारी और आपकी चर्चा में एक बात बहस में निकल करके आई कि अनुप्रिया पटेल भी दावेदारी कर सकती हैं, और उसके 10 मिनट बाद यह खबर आ गई कि अनुप्रिया पटेल ने दावेदारी कर दी मंत्री पद की, हालांकि उनको मिला नहीं मंत्री पद। अब आप सोचिए, अगर ये 39% वोट एकजुट हो जाता है इंडिया गठबंधन के साथ, मुस्लिम यादव और चिराग पासवान का 6% वोट, क्योंकि देखिए चिराग पासवान हाल ही में जब तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी
माई की नहीं बाप की भी पार्टी है। तो चिराग पासवान ने इस बयान का समर्थन किया था, उन्होंने कहा था तेजस्वी बिल्कुल सही ट्रैक पर। तो आप समझिए राजनीति में बयान बड़े मायने रखते हैं। अगर तेजस्वी के साथ चिराग पासवान चले गए तो ये 39% वोट होता है। तो जो एमवाई बीजेपी आरोप लगाती है, एमवाई के साथ चिराग का वोट जुड़ गया तो बीजेपी की तो हालत खराब हो जाएगी, 20 से 22 सीटों पर सिमट जाएगी। और चिराग के लिए सहूलियत यह है कि एनडीए उनको 2 से 3 सीटों के ऊपर देना नहीं चाहता, लेकिन आरजेडी में अगर वो जाते हैं, इंडिया अलायंस में जाते हैं, तो वहां आराम से उनको 5 से 6 सीटें तेजस्वी और कांग्रेस मिलकर दे देंगे, क्योंकि वो चिराग की ताकत को जानते हैं। और सिर्फ चिराग ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, ये 2 नेता ऐसे हैं, ये दोनों भी नाराज है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी औरंगाबाद और बेगूसराय में जो 2 तारीख को रैली हुई है उसमें ये दोनों नेता मंच पर मौजूद नहीं थे। तो इनकी भी नाराजगी की खबरें हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उनको 3 सीटें चाहिए, वो 3 सीटों के नीचे मानने वाली। असल में बात क्या है कि नीतीश कुमार के आने से उपेंद्र कुशवाहा और चिराग दोनों बड़े असहज हैं। अभी तक क्या था कि एनडीए में इनकी बात चल रही थी, सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गई थी बिहार में, लगभग। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इधर आ गए, अब सीट शेयरिंग फंस गई। अब बीजेपी जेडीयू से कह रही है कि 3 सीटें आप छोड़ो, 3 सीटें आप छोड़ो। जेडीयू सीट छोड़ने को तैयार नहीं, वहां कई सीटें हैं, गया की सीट है, काराकाट की सीट है, और ऐसी तमाम सीट है जहां पर लड़ाई मची पड़ी है कि हमको ये गया की सीट पर जीतन राम मांझी अड़ गए, हाजीपुर में पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अड़ गए कि हमको तो ये सीट चाहिए, जमुई में चिराग पासवान अड़े कि ये तो मेरी परंपरागत सीट है, इस पर तो मैं ही लड़ूंगा। यानी कि आप मोटे तौर पर देखिए तो लगभग हर सीट पर लड़ाई है। और दूसरा, जो बीजेपी के अपने नेता हैं, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, इनके सबके अपने अलग अलग दावे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब पहली लिस्ट में 90% लोगों को रिपीट कर दिया, जब नंदकिशोर यादव को विधानसभा का स्पीकर बना दिया, तो ना तो 75 वाला एक फैक्टर कहीं काम करेगा, ना तो कोई टिकट कटिंग वाली थोड़ी काम करेगी, तो हमारा भी टिकट हो जाएगा। तो रविशंकर, रामकृपाल, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, ये सब चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सब कोई अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो जब कोई सीट छोड़ना नहीं चाहता, जब कोई अपनी प्रत्याशिता को वापस नहीं लेना चाहता, तो ऐसे में सीट शेयरिंग फंसेगी। और यही बिहार महाराष्ट्र में हो रहा है। वरना आप सोचिए, 195 प्रत्याशियों का जब प्रज्ञा जी ऐलान हुआ तो उत्तराखंड की सीटों का नाम था, मध्य प्रदेश की सीटों का नाम था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, गोवा था, त्रिपुरा था, अरुणाचल था, उत्तराखंड था, जम्मू कश्मीर था, तमाम राज्य थे, 16 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, 34 मंत्रियों का ऐलान हो गया। लेकिन फिर उसमें ये समझिए कि बिहार क्यों नहीं था उसमें, बिल्कुल बिल्कुल सही, महाराष्ट्र क्यों नहीं था। अरे आप 5-5 सीटें कर देते, क्यों नहीं कर पा रहे? इसी वजह से नहीं कर पा रहे। इसी वजह से मोदी 2 मार्च को भाग करके वहां गए। मोदी जी को लगा था कि मंच पर सारे नेता आ जाएंगे तो औरंगाबाद और बेगूसराय जो है बिहार की राजनीति में गढ़ माने जाते हैं, तो वहां से मैसेज देने में आसानी होगी, वो हो नहीं पाया। अब महाराष्ट्र नहीं हो पा रहा तो अमित शाह भाग के गए। अब अमित शाह देखिए कहां कहां गए, अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे, वहां संभाजी नगर भी जा रहे, एक एक इलाके को साधने गए। लेकिन दिक्कत वहां यह फंस रही है कि सहयोगी मानने को तैयार नहीं है, और सहयोगियों के सामने दिक्कत यह है कि वो टूट कर कहां जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, चिराग पासवान के सामने ऑप्शन खुले हैं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार जिस दिन मुख्यमंत्री बने बिहार के पलटी मारकर 9वीं बार, तब भी चिराग पासवान ने कहा नीतिगत मुद्दों पर विरोध जारी रहेगा। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बिल्कुल छोटा मोटा। और दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, सम्राट चौधरी ने अभी तक पगड़ी नहीं उतारी है, नहीं उतारी है, सही बात है। तो बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहार के भीतर देखिए कि क्या हुआ था कि 2019 में जब पिछला चुनाव हुआ था प्रज्ञा जी, तो तब सिर्फ 3 दल थे एनडीए में। खुद बीजेपी थी, दूसरी रामविलास पासवान की पार्टी थी, और तीसरे नीतीश कुमार थे। और आज के तारीख में बिहार के भीतर एनडीए में 6 दल हैं, और उन 6 दलों को मैनेज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर होता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वहां बिग बॉस की पोजीशन में रहना चाहती है, लेकिन उनके दल अपनी सीटें वापस मांग रहे हैं। जैसे कौन कौन है, गिन लेते हैं उंगली पर कौन कौन है। एक है उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में है। दूसरे हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस। चिराग पासवान के पिताजी पिछली बार एनडीए में थे, रामविलास पासवान, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तब उन्होंने जब पिछली बार 6 सीटों पर वो लड़े थे 2019 में, और 6 सीटें जीते भी थे। तो उसके बाद जब वो नहीं रहे तो उनकी पार्टी टूट गई। उनके भाई और भतीजे, यानी उनके लड़के और उनके भाई के बीच में पार्टी बट गई। अब ये हुआ कि जो सांसद थे वो 5 सांसद चले गए पशुपति पारस के साथ में, और चिराग पासवान कमजोर हो गए राजनीति में। तो 2 लोग तो ये हो गए जिनका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। जीतन राम मांझी हैं चौथे,
और पांचवें हैं खुद नीतीश कुमार और छठे हैं भारतीय जनता पार्टी खुद। अब यहां से शुरू करेंगे कि जब 2019 में चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों लोग मिलकर, जब प्रज्ञा जी चुनाव लड़े थे तब 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 17-17 पर जब बिहार में चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार 17 में से एक सीट लूज कर गए, 16 सीटें जीते। आज की तारीख में नीतीश कुमार का बिहार में कहना है कि मैं 16 सीटों पर लड़ूंगा जी, क्योंकि मैंने 16 सीटें पिछली बार जीती थी जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं 17 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि हम पिछली बार अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम पिछली बार 17 सीटें जीते थे, सो हम 17 पे तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब जो है मसला आता है चिराग पासवान और पशुपति पारस का। चिराग पासवान कहते हैं हमारे पिताजी 6 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, हम 6 सीटें जीते थे, तो हम एटलीस्ट 5 सीटों पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हमको 5 सीट चाहिए, हम नहीं जानते बाकी। दूसरा, अब पारसनाथ कहते हैं, पशुपति पारस कहते हैं कि क्योंकि हमारे भाई ने 6 सीटें जीती थी और उनके ज्यादातर सांसद 5 सांसद हमारे साथ हैं, तो हमको 5 सांसद तो चाहिए ही चाहिए, 5 सांसद जो जीते हुए सांसद हमारे साथ इस समय है, इसलिए हमको 5 सीटें चाहिए ही चाहिए। अब जीतन राम मांझी वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कब किधर क्या कहते हैं पता नहीं चलता। वो कहते हैं हमको एक सीट मिल जाए, बस एक सीट मिल जाए, एक सीट पाऊंगा प्रभु के गुण गाऊंगा। चलिए ठीक है, वो बात ठीक है। नीतीश कुमार 16 पे, बीजेपी 17 पे। अब ये कुल सीटें प्रज्ञा जी बिहार में हैं 40, और ये लोग जो मांग कर रहे हैं, बीजेपी 17 और नीतीश कुमार 16, जीतन राम 1, पशुपति पारस 5, चिराग पासवान 5, उपेंद्र कुशवाहा 3, ये टोटल मिलकर होती हैं 47। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये सीटें कहां से लाए, अब ये सीटें कहां से आएंगी? तो इट मींस कि गदर मचना तय है, भयंकर भगमच्छर होनी बिहार के भीतर तय मानी जा रही है। और इवन संदेश यहां तक आ चुके हैं प्रज्ञा जी की नरेंद्र मोदी जी ने तेजस्वी यादव की रैली से पहले एक रैली बिहार के भीतर की थी, और उस रैली में उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान दोनों लोग नहीं पहुंचे थे। आप सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी मंच के ऊपर जबरन नीतीश कुमार को हार पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी जो राजनाथ सिंह को माला से बाहर कर देते हैं, नड्डा को बाहर कर देते हैं, लेकिन वहां जबरन माला पहना रहे थे नीतीश कुमार को। और उनके मंच पर चिराग पासवान जो अपने आप को मोदी का हनुमान बताते थे, वो नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। तो इट मींस संदेश क्लियर है, बस केवल बाहर बातें नहीं आ पा रही हैं, बाहर ये बात नहीं आ रही है कि भीतर भीतर घूंसा चल रहा है, मार हो रहा, कटौंजन मची हुई है एनडीए के भीतर बिहार में। तो अब ये एनडीए हो गया जिसमें सीटों को लेकर इतनी मारामारी। महाराष्ट्र में कैसा भगमच्चर मचा हुआ है, उसे कैसे आंकलन करेंगे उसका? जी, महाराष्ट्र के भीतर देखिए प्रज्ञा जी, महाराष्ट्र के भीतर आज की तारीख में अजीत पवार, जिनको एनसीपी तुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाई, पार्टी टूट गई, ठीक। दूसरा, पार्टी तुड़वाकर एकनाथ शिंदे को लाई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई, वो उनके साथ में है। सबको तोड़ तोड़ कर ला रहे हैं, देखिए जितने भी फ्रैक्चर्ड लोग हैं सबको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आई महाराष्ट्र में। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर अठावले हैं गठबंधन में, तो एक भारतीय जनता पार्टी हो गई, रामदास अठावले हो गए, अजीत पवार हो गए, एकनाथ शिंदे, 4 लोग ये हो गए जिनके बीच में महाराष्ट्र की 48 सीटें बटनी हैं। लेकिन अब यहां पर ये तो है नहीं कि अमित शाह जी की पार्टी है, अमित शाह जी की चलेगी, जिसके आगे जो टुकड़ा फेंक देंगे वो वहां से लड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यह है कि ये गठबंधन दल के लोग हैं, इन गठबंधन दलों में कौन क्या मांग रहा है। अजीत पवार कहते हैं कि हमको 10 सीटें लड़ने के लिए चाहिए ही चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप 4 ले लो जी, 4 ले लो तो काम बन जाएगा। और एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हम 18 पर लड़ेंगे, हम तो पार्टी टूट कर आए, इतना नफा इतना नुकसान झेला, तो हमको 4 चाहिए, हमको 10। एकनाथ शिंदे कहते हैं हमको 18 सीटें चाहिए, मिनिमम 18 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब हम उद्धव ठाकरे से बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए इतना लड़े भिड़े, इतना सब कुछ हमने किया, इतना सब कुछ करके हमने रखा, तो फिर हम 30 से नीचे तो मानेंगे नहीं, हमको 30 प्लस चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में चाहिए 30,
एकनाथ शिंदे को चाहिए महाराष्ट्र के भीतर 18, अजीत पवार को महाराष्ट्र में चाहिए 10 सीटें। तो अब महाराष्ट्र में कुल सीटें हैं 48, 2 सीटें जो है अठावले को भी चाहिए, तो 48 सीटें हैं, लेकिन ये मांग पहुंच रही है 58 पर। अब 48 सीटों में 58 सीटें मांगी जा रही हैं, तो कहां से पूरी होंगी? अगर कोई सत्ता के पदों पर है उसको परिवारवाद कहा जा सकता है, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, उनकी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि शून्य है, लेकिन वो बड़े पदों पर बैठे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद जानती हैं अच्छी तरीके से कौन कौन वो लोग हैं। और अनुज जी ने जो फहरिस्त गिनाई नामों की, ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल अटल सरकार में मंत्री रहे। निर्मला सीतारमण के घर में उनकी सास, उनके ससुर, उनके पति तीनों आंध्र प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। और आप नामों को जब लेना शुरू करें तो ओम प्रकाश राजभर इसी एनडीए का हिस्सा है ना, जयंत चौधरी इसी एनडीए का हिस्सा है ना, संजय निषाद इसी एनडीए का हिस्सा है ना। तो ये कुल, अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, पति उनके आशीष पटेल एमएलसी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इसी एनडीए का वो भी हिस्सा है ना। कर्नाटक से आप देख लीजिए, जेडीएस देवेगौड़ा कुमार स्वामी इसी एनडीए का हिस्सा है ना वो भी। तो ये कोई ये कहना कि उनके पास परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद तो है। अजीत पवार शरद पवार के ही भतीजे हैं, उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। एनसीपी एपी जो महाराष्ट्र में हिस्सा है वो भी उसी का हिस्सा है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, पंकजा मुंडे, प्रमीला मुंडे, ये लोग कौन है? गोपीनाथ मुंडे की बेटियां हैं। पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी हैं। अब अभी आप हाल ही में आपके ही अलायंस में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर मिलिंद देवड़ा, कौन है? वो भी तो यही है। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ये कौन लोग हैं जिन पर आप बोलना नहीं चाहते, जिनके परिवारवाद पर आप बोलते नहीं? कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया, उनके बेटे संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। परिवारवाद कहां पर नहीं है? आपके पास तो परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। आप किस परिवारवाद की बात करते हैं? राव इंद्रजीत सिंह, किरण रिजिजू, किसका हम नाम ले, किसके नामों की मैं आपको एक लंबी फहरिस्त है जो हम आपको गिना सकते हैं। लेकिन हम मुद्दों को इसमें उलझाना नहीं चाहते। ठीक है, परिवारवाद की भी बात होने लगी, परिवार की भी बात होने लगी। वो नरेंद्र मोदी जो अभी तक परिवारवाद पर हमला बोलते थे, वो अपना परिवारवाद नहीं देखते, भाजपा का परिवारवाद उनको नहीं दिखता क्या? और दूसरी बात, हम बात एक जाहिर सी बात ये भी, हालांकि मैंने आपको वो कई नाम वो नहीं गिनाए जहां सांसदों के बेटे विधायक हैं, वरना अगर मैं गिनाना शुरू कर दूंगा तो रितेश पांडे सांसद हैं और उनके पिताजी विधायक हैं। फहरिस्त तो काफी लंबी है। अनिल राजभर, उनके पिताजी भी विधायक रहे, अनिल राजभर मंत्री उत्तर प्रदेश है। बहुत लंबी फहरिस्त है। और उनका तो कोई अंदाजा नहीं, जिनके घर में नरेश अग्रवाल का गिनाऊंगा तो उत्तर प्रदेश में परिवारवाद के प्रतीक हैं। उनके घर में विधायक, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष सब उनके परिवार में होते हैं।